सेंट्रल मेटल एटम और आयन। देखो बच्चों, EAN का बेसिक लॉजिक समझ लो। बेसिक लॉजिक ये है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन पे, EAN। देखो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उस पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, माइनस कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इतना ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, OS। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्लियर है, लिखे आइए जल्दी से। नेक्स्ट संडे के पेपर में कोऑर्डिनेशन भी पूरा आएगा। आइसोमेरिज्म मुझे लगता है शायद थोड़ा बच जाएगा, तो आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन का मॉड्यूल है ना, ठीक है। आज होमवर्क दूंगा मैं, लाए हो, ठीक। चलें, अब देखो जरा क्वेश्चंस करते हैं। जिन पर कुछ नहीं लिखा उन पर चार्ज 0 होगा। देखो मैं करता हूं, लिख लिए, लिख लो जल्दी से। इसमें जो आयरन पर चार्ज होगा वो +2 होगा, सब समझते हैं ये बात। तो 26
-2 प्लस 2 इंटू 6, ये हमारा 24 और 12 36 हो जाएगा। यहाँ पर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का भी +3 चार्ज होगा, तो ये हमारा 27 है, ये हमारा -3 है, प्लस ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, तो ये हमारा 36 हो जाएगा। अरे बोलो, आप आ रहा है समझ? आ रहा है? यहाँ पर ये Cr क्रोमियम कितना है 24 प्लस 0। अच्छा, इनमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग का कोई दिक्कत नहीं है ना, उस पर भी इलेक्ट्रॉन था कि अब उसने शेयर कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 इंटू 6, ये आ जाएगा आपके पास 36। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 26 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 36। CO कोबाल्ट, कोबाल्ट इज 20, ये न्यूट्रल लिगेंड है ना, -3 प्लस 2 इंटू 6, तो ये बच्चों कितना आ रहा है 24 और 12 36। नेक्स्ट NiDMg वोल्ट वाइज, DMg नेगेटिव होता है, निकिल +2 होगा 28 - 2 प्लस 2 इंटू 4, बोलो 26 और 8 34। क्रोमियम इज 24 - 3 प्लस 2 इंटू 6, कितना आ रहा है ये 33। ये देखो प्लेटिनम पर चार्ज, ये +1 ये -1, तो ये +2 आएगा, ये तो न्यूट्रल है ना। प्लेटिनम इज 78 - 2 प्लस 2 इंटू सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं 2 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 76 और 8 84। क्लियर है? यहाँ पर VCO5 ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 6, ये कितना आ रहा है 35। ये बात समझ में आया? समझ गए? अरे क्लियर है ये? कोई टेंशन? कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं सिनर्जिक बॉन्डिंग का कोई लेना देना EN से होता ही नहीं है। ये बात समझ गए? एक बात बताओ आप, जैसे 4th पीरियड का एलिमेंट है तो एक सिडविक्स रूल ऑफ EN होता है, तो सिडविक्स ने क्या कहा था कि 4th पीरियड का एलिमेंट है तो नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, 5th पीरियड का है तो वो उसका नोबल गैस बनना चाहेगा, 6th पीरियड है 6th पीरियड का नोबल गैस जैसा बनना चाहेगा। यहाँ पर ये सारे हमारे 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे नोबल गैस बन गए हैं। नोबल गैस बन गए हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि सिडविक्स रूल ऑफ EAN ये फॉलो कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि 36 पहुंच गया ना EN, अरे नोबल गैस जैसा बन गया। यहां पर ये हमारे सिडविक्स रूल, ये देखो प्लेटिनम किस पीरियड का है 6th पीरियड का, अरे समझ में आता है ना, पीरियड 6th पीरियड का है तो ये किस जैसा बनना चाहेगा 86, 84 है ना, तो सिडविक्स रूल ऑफ EAN ये फॉलो लिख ले, समझे?
चलें, लिख लिया, एक लाइन लिखो, सिडविक्स रूल ऑफ EAN, सिडविक्स रूल ऑफ EAN, सिडविक्स रूल ऑफ EAN, EAN. According to this rule, according to this rule, according to this rule, when EAN of central metal atom or ion, of central metal atom or ion in complex compound is equal to nearest noble gas, equal to nearest noble gas, then stability of such complexes, then stability of such complexes, then stability of such complexes is more. समझ गए क्या कहा? Then stability of such complexes is more, then stability of such complexes is more. देखो जरा, एक जगह पे दिक्कत है, वैसे हम इससे स्टेबिलिटी निकालेंगे नहीं, है ना, ये तो एक जनरल है, अगर इसी से निकालना पड़ जाए तो हम इससे ही निकालेंगे. कई बार क्या होगा, वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, HX कुछ देगा, लिगेंड Y दे देगा, तो कहेगा X और Y की वैल्यू बताओ. तो ये हमेशा हम क्या करेंगे कि सिडविक्स रूल फॉलो कर रहा होगा, तो X उसके अकॉर्डिंग लेंगे, Y उसके अकॉर्डिंग लेंगे कि EAN किसके बराबर होना चाहिए, नियरेस्ट नोबल गैस के. समझ में आया? तो ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. स्टेबिलिटी पर इसमें क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा. अब जैसे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो FeCN6 3 नेगेटिव और FeCN6 4 नेगेटिव. अगर हम इसमें EAN देखते हैं तो ये EAN कितना आ रहा है, ये 6 + 3 26 - 3 + 12 that is 35. और यहां पर EAN कितना आ रहा है, 26 - 2 + 12 कितना आ जाएगा, 36. तो यहां पर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन होती इसकी ज्यादा है. ये बात समझ में आया? तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको EAN रूल भी कहते हैं सिडविक्स को. तो वॉयलेशन ऑफ EAN रूल, समझ में आया? उसके अकॉर्डिंग 36 वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, है ये. वो क्यों है आगे सिखाऊंगा मैं, क्योंकि चार्ज उस पर ज्यादा आ रहा है. एक बात और समझो, जैसे मान लो मेरे पास MnCO6 लिखा हुआ है, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है. इसका अगर हम EAN निकालते हैं कितना आ जाएगा, 25 + 2 × 6 कितना आ जाएगा, 37. 37 में ये किस जैसा बनना चाहता है, 36 जैसा है. कितना, 37. कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. तो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सिडविक्स रूल को फॉलो करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. तो ये MnCO6 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्ट एज ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे मान लो मेरे पास VCO6 लिखा हुआ होता तो इसमें कितना आता, 23 + 12, ये कितना आ जाता, 35. अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक की. तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो ये हमारा VCO6 और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. तो ये हमारा एक्ट एज रिडक्टेंट. क्लियर है? लिख लें. समझ पा रहे हैं?
एक्ट एज, इलेक्ट्रॉन देना मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है ना, ऑक्सीडाइज हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ना, उल्टा लिखना पड़ेगा, रिडक्टेंट दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडेंट, खुद रिड्यूस हो रहा है ना, अरे बोलो समझ में आया, जो खुद काम करेगा उसका उल्टा ही तो होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चले एक लाइन लिखो, इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेज, इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेज, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेज when EAN of central metal atom or ion, central metal atom or ion is either less or more than nearest noble gas configuration, or more than nearest noble gas configuration, then they have tendency to achieve nearest noble gas configuration। समझ गए ना, ये सब कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। हाँ in this way such carbonyl complexes act as oxidant or reductant respectively, act as oxidant or reductant respectively। C5H5 whole twice, Cr pi
C5H5 होल ट्वाइस। पाई का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगी, है ना। अब इसके अंदर देखो जरा, ये ऐसा है ना, और ये ऐसा है, ये हमारा Fe+2 होगा। तो यहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा। बात आ रही है समझ? अगर हम इसका ये 26 - 2 + 2 × 6, हाँ तो 2 × 6 लिख दिया ना, ये कितना आ रहा है 36। और इसके अंदर क्योंकि एक रिंग अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में एक रिंग 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा देती है, तो फिर उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि Fe5C5H5 होल ट्वाइस में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, नॉट डिफाइंड। ये सिर्फ कहां पर हो पाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ही हो पाएगा जब पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। और यहां पर कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। यहां पर देखें जरा, इसको ईटा, ये पाई C6H6 होल ट्वाइस है बच्चों, है ना। ये क्रोमियम है और ये भी हमारा ऐसा है, तो ये ऐसा और ये ऐसा, ये भी हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर ही होंगे। EAN24 + 2 × 6, ये कितना आ जाएगा? 36। ये बात समझ में आया? और ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये उस टाइप से हैं कि दोनों के बीच में सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, तो इसको सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। लिख लें, क्लियर है? दो के बीच में आ रहा है ना, दैट इज सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। लिख लिया? एक लाइन लिखो, इन पाई कॉम्प्लेक्सेस, in pi complexes when more than when more than 1 when more than 1
pi electron pairs, when more than one pi electron pairs are involved in donation, with central metal atom or ion, then its coordination number is not defined. Coordination number is not defined. क्लियर है ये बात? समझ गए? अब एक बात और समझते हैं, देखो इधर, जैसे बच्चों NO है, NO को नाइट्रोसिल कहा जाता है ना, और ये पैरामैग्नेटिक होता है कि नहीं होता? तो ये जो NO है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कैसा होता है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये NO पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा नाइट्रोसीलियम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोसीलियम, और ये हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो NO एक ऐसा लिगेंड है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है मोनोडेंटेट होने के बाद। क्लियर है? अब यहां पर जैसे मान लो CrCO6 लिखा था, तो इसमें से मैंने 3 CO हटा दिए, 3 CO हटा दूंगा तो उसके बजाय मुझे सिर्फ 2 NO चाहिए पड़ेंगे। 3 CO हटाने के बजाय सिर्फ 2 NO चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि 3 से 6 गया तो 2 से ही आ गया ना, 6 तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो CrCO3 और NO2, फिर 3CO प्लस 2NO, CrNO4। क्लियर है? समझ गए? लिख लें। चलें, अब पढ़ते हैं एक और बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। EAN of central metal atom or ion in polynuclear carbonyl complexes अभी तक हम मोनोन्यूक्लियर की बात कर रहे थे, मतलब एक ही सेंट्रल मेटल एटम था। अब हम 2 की बात करेंगे। एक लाइन लिखो,
ऑल तो NO कभी भी लिखा होगा ना तो समझ लेना वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर वाली ही बात करना चाह रहा है, रिप्लेस करेगा कभी भी किसी को किसी से, दो मतलब किसी को NO से दो। इन पाई कॉम्प्लेक्सेज when more than 1 pi electron pairs are involved in donation, अरे सॉरी एक लाइन लिखो, all polynuclear, स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था मैंने, अच्छा, all polynuclear carbonyl complexes have delta bond, ये लिखना है, all polynuclear carbonyl complexes have delta bond between d block metal atoms, complexes have delta bond between d block metal atoms, बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम Mn2CO10, ठीक है, इसको आप ना तोड़ लो, कैसे तोड़ लो देखो जरा, MnCO5 और MnCO5, ठीक है, टोटल ये कितने बॉन्ड बन गए, 6 बॉन्ड बन गए। तो आप ऑक्टाहेड्रल के टाइप से अरेंज कर दो। ऑक्टाहेड्रल के टाइप से कैसे अरेंज कर दो, Mn, ठीक है, CO, ठीक है, CO, ठीक है, CO, CO और CO, ठीक है, मैंगनीज और मैंगनीज इनको जोड़ दो डेल्टा बॉन्ड से, क्लियर है। अब इसके बाद CO, 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 CO और CO, समझ पा रहे हो, मतलब ये चारों मान लो बोर्ड पे होंगे, ये एक के मान लेते हैं, ये हमारे बोर्ड पे होंगे, ये चारों, मैंगनीज इधर होगा है ना, पीछे की साइड जा रहा होगा डेल्टा बॉन्ड, फिर मैंगनीज आएगा, फिर चारों वो एक प्लेन में आ जाएंगे, फिर आगे पीछे, समझ में आया ना, डेट इज D2sp3, ऐसा कुछ होगा। अब इसके अंदर अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करते तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो इधर मैंगनीज के पास 2 × 25 प्लस CO के कारण कितने आए होंगे 70, अरे यही आएंगे। अब 70 में हमको लगेगा 35-35 बटना चाहिए, लेकिन डेल्टा बॉन्ड इज जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, लेकिन टोटल एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया दोनों को। तो यहां पर इस मैंगनीज पर अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन 25, 10 ये दिए 35 और एक इलेक्ट्रॉन का फायदा इससे हो गया, कितने हो गए 36, इस पर कितने हो गए 36, समझ गए। तो बच्चों हर एक मैंगनीज पर 36 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन 70 ही है। ये एक इलेक्ट्रॉन का जो दिक्कत आ रही है वो किसके कारण आ रही है, डेल्टा बॉन्ड, क्योंकि वो खुद ने ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा लिया ना, समझ में आया। तो जितने बॉन्ड होंगे उससे एक एक्स्ट्रा, चलो जैसे 5 थे, 5 से एक एक्स्ट्रा डेल्टा बॉन्ड के कारण टोटल 6 वाली ज्योमेट्री लो। 6 वाली ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये आगे भी दिया हुआ है, आगे भी किसके अंदर दिया है, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ब्लॉक, इनके अंदर इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है Mn2CO10, और ये जेईई मेंस में पूछा जाता है, समझ में आ रहा है, लिख लें।
जल्दी से लिखें। CO तो 5 ही बनाए हैं, यहाँ पर 5 ही तो बनाए, 1 2 3 4 5। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी, ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसका CO का थोड़ी है ये, इसको ऐसे लिख लो और लो। चलें, अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, SI केस हटा दूं। Fe2CO9। अब Fe2CO9 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब Fe2CO9 के अंदर इसको ऐसे लिख लेंगे हम, CO3 Fe CO3 Fe CO3, ठीक है। अब ऐसे लिख लिया हमने, ये बाय मॉलिकुलर होगा, बाय न्यूक्लियर ऐसा कह सकते हैं, 2 न्यूक्लियस है ना। अब इसके अंदर इसको आयरन CO है ना, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये आयरन है ना, 3 CO यहां बना दो, 3 CO यहां बना दो, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, क्लियर है बच्चों। Mn2CO10 के अंदर ये लिख लो नो ब्रिज बॉन्ड, वहां पर कोई ब्रिज बॉन्डिंग नहीं हो रही है ना, कोई भी ब्रिज बॉन्ड नहीं आ रहा ना, अरे बात समझ में आ रही है, नो ब्रिज बॉन्ड, नो ब्रिज बॉन्ड। देखें जरा, अब यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो पहले, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम गिनेंगे 2 × 26 प्लस 9, सॉरी 2 × 9 कितना आ रहा है, 70। अब एक से बात करो, एक से बात करोगे तो 26 6, एक इलेक्ट्रॉन का इससे फायदा, इन तीनों से भी एक एक इलेक्ट्रॉन का ही फायदा हो रहा है, टोटल 4, कितना आ गया 36। ऐसे ही इस पर भी 36, वही वाली कहानी है, एक किसके कारण फायदा हो रहा है, डेल्टा बॉन्ड। ये बात समझ में आया। एक बात और समझो, जैसे इसके अंदर CO वाले बॉन्ड से अगर हम बात करेंगे तो CO वाले बॉन्ड से अगर हम बात करेंगे तो इसको CO टर्मिनल कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, CO टर्मिनल, और इसको CO ब्रेजिंग कहा जाएगा, इसको CO ब्रेजिंग। तो ब्रिज वाले में डबल बॉन्ड टाइप बन रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना होगा, मान लो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी हुई होगी तो 2 से 3 में रहेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही होगी। समझ गए, समझे ना, लिख लेंगे।
चले आगे, देख लिया ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेंगे। चले आगे, नेक्स्ट लिखो बच्चों। एक और बात करते हैं यहां, CO2 CO8 ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फिर से, है ना। एक तो ब्रिज, बाद में लिखना, एक तो ब्रिज्ड स्ट्रक्चर और एक नॉन ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। तो यहां पर CO2 CO8 से अगर हम बात करते हैं तो देखो इधर CO, जैसे इसको ऐसा लिख लो, CO4 CO कोबाल्ट सॉरी 4, तो एक स्ट्रक्चर तो ऐसा हो जाएगा। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये हमारा 5 आएगा। 5 का मतलब ट्राइगोनल बाय पैरामिडल टाइप ज्योमेट्री आनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो ट्राइगोनल बाय पैरामिडल टाइप ज्योमेट्री आएगी। अब ट्राइगोनल बाय पैरामिडल टाइप ज्योमेट्री के लिए CO 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 और ये हमारा ऐसा CO 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 CO, ये हमारा डेल्टा। इसको, ये स्ट्रक्चर नॉन ब्रेस्ड स्ट्रक्चर है, नॉन ब्रेस्ड स्ट्रक्चर इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस पर गिनता तो 2 इंटू 27 प्लस 2 इंटू 8 कितना आ जाएगा? ये 70। लेकिन एक कोबाल्ट पर फिर से 36। ये बात समझ में आया? इस पर भी 36 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर भी 36 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक स्ट्रक्चर और होता है CO 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 कोबाल्ट, समझ गए? CO 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 ब्रेस्ड स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 36 ही होंगे, लिख लेंगे। तो ये पॉलीन्यूक्लियर या डाई न्यूक्लियर कह सकते हैं इसको हम।
चलें, समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, चले आगे। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, कोऑर्डिनेशन थ्योरी लिखो। फर्स्ट पॉइंट, वर्नर वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट, वर्नर वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट, was first scientist who tried to explain bonding in complex compounds, for that he did some experiments with various samples of cobalt third complexes, and explained his theory by giving following postulates. फर्स्ट पॉइंट लिखो, फॉलोइंग postulates. फर्स्ट पॉइंट लिखें, मेटल कैटायन in complex compound exhibit two type of valencies, फर्स्ट लिखो प्राइमरी वैलेंसी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड लिखो सेकेंडरी वैलेंसी ब्रैकेट में लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, whereas secondary valency is non-ionizable. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, every metal cation in its complex compound has its fixed secondary valency, next primary valency is satisfied by negative ions, whereas secondary valency is satisfied by either negative ions or neutral molecules,
it means negative ions may satisfy both type of balances, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्राइमरी वैलेंसी has its non-directional character, whereas secondary valency has its directional character. A complex ion has its definite geometry. देखो वर्नर ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स आयन को स्टडी करने की कोशिश की, तो उसने सबसे पहली लाइन बोला कि भैया दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं इसके पास। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिर उसने ये बोला जो सेकेंडरी वैलेंसी है तो लीगेंड देगा, सेकेंडरी वैलेंसी तो नेगेटिव आयन है न्यूट्रल दोनों के कारण आएगी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिर्फ नेगेटिव के कारण आएगा। तो नेगेटिव आयन दोनों टाइप की वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है तो नॉन डायरेक्शनल होगी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होगी। और स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज इट्स डेफिनाइट ज्योमेट्री। ये कुछ लाइंस बोली हैं उसने। एक बात इसके थ्रू अपन ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास COCl3.6NH3 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस AgNO3 एक्सेस, इसके साथ रिएक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद COCl3.6NH3 AgNO3 एक्सेस, ये लिखा गया, ठीक है। ये सब 1 मोल है, ये एक्सेस में है और ये कितना है 1 मोल है। नहीं कहा जाएगा तब भी मानेंगे। यहां पर 3 मोल ऑफ AgCl, क्लियर है। प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, कैसे मिला ये अभी और डिटेल में आएगा हमारे सामने। 2 मोल ऑफ AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl, और ये नो PPT। ये बात समझ में आया। इन सभी के अंदर कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा, और जनरली क्रोमियम कोबाल्ट ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस के साथ ही दिखने वाले हैं आपको। ये बात समझ में आ रही है। ये जो A स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम समझते हैं, सबके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और प्राइमरी वैलेंसी +3 है। अरे समझे। यहां पर अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट से, तो कोबाल्ट हो गया ये +3। अब एक्चुअल में है क्या इस A स्ट्रक्चर के साथ में कि भैया इसमें अमोनिया है और क्लोरीन है, दोनों लीगेंड है, लेकिन बेटर लीगेंड कौन है, अमोनिया। अमोनिया ज्यादा अच्छा डोनर होता है। अमोनिया ज्यादा अच्छा डोनर होगा तो 6 के 6 अमोनिया चले जाएंगे, तो 6 के 6 अमोनिया चले गए तो ये हो जाएगा NH3, ये हो जाएगा NH3, ये हो जाएगा NH3,
ये हो जाएगा NH3, ये हो जाएगा NH3 और ये हो जाएगा NH3। और क्लोरीन तो कोई डायरेक्शन दिखाओ ही मत, डॉटेड लाइन से दिखा दो क्लोरीन को, क्लोरीन को डॉटेड लाइन से दिखा दो। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? तो ब्रैकेट के बाहर हैं तीनों क्लोरीन, आयोनाइजेबल फॉर्म में, तीनों AgNO3 के साथ चले जाएंगे और AgCl बना देंगे। तो तीनों Cl नेगेटिव बाहर हैं, तो 1 मोल इसमें 3 Cl नेगेटिव बाहर होंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे लिखता हुआ दिखूंगा, CONH3 6 और ये क्या आ जाएगा Cl3। इसी तरीके से अगर हम B कॉम्प्लेक्स बनाते तो NH3 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 ये ऐसा, और इसको मैं डैश्ड लाइन से भी शो करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों दे रहा होगा नेगेटिव, न्यूट्रल तो सिर्फ सेकेंडरी दे रहे होंगे। ये हमारा Cl नेगेटिव और ये हमारा Cl नेगेटिव। क्लियर है? तो इसको मैं ऐसा लिखता हुआ दिखूंगा, CONH3, ये हमारा .6Cl3 लिखा है। अमोनिया अगर मैंने पूरे ले लिए तो वैसे इसको ना अमोनिया कम ले लो, ये अमोनिया 5 लो और ये 4 और ये 3। क्लियर है? अब काम सही बनेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा Cl और ये Cl2। इसी तरीके से ये समझ गए ना डॉटेड और दोनों, इसमें अकेला डॉटेड क्यों आया? क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। ये बोलो NH3 4 Cl2 अंदर, एक Cl बाहर, इसके अंदर NH3 हो गया। क्लियर है? लिख लें।
चले आगे। अब इसमें 4Cl2 CONH3 4Cl2, अगर इसके अंदर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, अगर हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आयंस किसके अंदर आए होंगे और चार्जेस भी ज्यादा आना। तो इसके अंदर आयंस भी ज्यादा है और चार्ज भी ज्यादा है। यहाँ +3 आएगा, यहाँ -1 के 3 आएंगे, टोटल 4 आ रहे हैं, चार्ज भी ज्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का A B C D, D नॉन कंडक्टर हो जाएगा क्योंकि ये तो आयंस में टूटेगा ही नहीं ना, नॉन कंडक्टर। क्लियर है? लिख लें। चलें एक क्वेश्चन करते हैं, हटा दूं। द कॉम्प्लेक्स Cr डॉट 6H2O डॉट 3Cl dot 3Cl when we add concentrated H2SO4 A पार्ट लिखो, one form of complex will not change its weight by concentrated H2SO4 नेक्स्ट लिखो one form of its complex will change its weight 6.75% less by concentrated H2SO4 last form, next C part, last form of this complex will change its weight 13.5% less by concentrated H2SO4 बच्चों एक बात को समझें, यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर वो होगा तो जैसे ही उस कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर पानी दिखा तो वो उसे निपटा देगा। समझ गए? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 से फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब सारा पानी अंदर होना चाहिए, CrH2O6Cl3। और बर्नर्स थ्योरी के क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं कहा गया तो 1 मोल मान के चलो। सेकंड वाले में वो ये कह रहा है कि एक फॉर्म ऐसा है जो 6.75% लेस हो रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, इसके 1 मोल का मास 266.5 आता है। अगर एक पानी बाहर हुआ तो 1 मोल पानी बाहर होगा, तो 18 ग्राम पानी होगा तो 18 ग्राम पूरा लॉस हो जाएगा। अगर आप 18 लॉस कर दोगे 266.5 में से तो ये 6.75 ही आएगा, है ना। इसका मतलब एक पानी बाहर होगा CrH2O5Cl Cl2 डॉट H2O, और तीसरे वाले में दुगना है CrH2O4Cl2 Cl डॉट H2O। और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए AgNO3 से रिएक्शन करा देगा, कितना मोल से AgCl का बना। अरे समझ पा रहे हो ना कि ये कितना मोल बनेगा AgCl का, ये कितना मोल बनेगा।
ये बात समझ गए? कोई तकलीफ? वहां पर लिख लेना एक लाइन, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. Concentrated H2SO4 is a dehydrating agent. Dehydrating agent. वही लिखा है. समझ गए? एक क्वेश्चन और करते हैं. क्लियर है ये कहानी? ये अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में एग्जैक्ट पूछा गया है. समझ में आया ना? Next, 50 ml of 0.2 molar solution, 0.2 molar solution of a compound with empirical formula COCl3.4NH3 on treatment with excess of AgNO3 yields 1.435 gram of AgCl. 1.435 gram of AgCl. Ammonia is not removed. by treatment with concentrated H2SO4 of the compound. What is the formula of the compound? बच्चों मैं करता हूं. एक बात सोचो आप, मेरे पास ये है कितना, 50 ml और 0.2 मोलर. तो बच्चों इससे मैं क्या निकाल लूंगा, मिलीमोल्स. तो ये कितने आ रहे हैं, 10 मिलीमोल्स आ गए. अब उसने ये कहा है कि AgCl का कितना मास बन रहा है, Ag का 108 होता है तो 143.5. तो ये हमारा 1/100 मोल्स. अब या तो ऐसे मिलीमोल्स में चेंज कर लो या ऐसे मोल्स में चेंज कर लो. तो 1/100 इंटू 1000. अरे समझ गए? ये कितना आ जाएगा, 10 मिलीमोल. तो बच्चों एक बात सोचो आप, 10 मिलीमोल से 10 मिलीमोल बन रहा है तो AgNO3 तो एक्सेस में रहा होगा. इस पे स्टाइकोमेट्री लगेगी, मतलब इसके अंदर कितने क्लोरीन बाहर रहे होंगे, 1. और उसने ये तो बोल ही दिया कि अमोनिया एक भी बार नहीं है, क्योंकि H2SO4 अमोनिया इज बेसिक गैस, NH3 बेस होता है, H2SO4 एसिड है, दोनों रिएक्शन कर लेंगे. तो यहां पर CONH3 4Cl2 Cl. समझ गए? अरे कोई तकलीफ है? लिख लें, सरल से क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइप की स्टाइकोमेट्री लगा के बन जाते हैं. AgNO3 हमेशा एक्सेस में मानना है. इसमें दिया हुआ है कि कितना मोल्स या मिलीमोल्स है, नहीं तो हम कितना मोल्स या मिलीमोल्स मान लेंगे, 1. नहीं तो हम कितना मोल्स या मिलीमोल्स मान लेंगे, 1. मुझे मॉड्यूल दो कोऑर्डिनेशन का. होमवर्क लिखो. एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक और 21 से लेके 30 तक
एक्सरसाइज 1 में ही 81 से लेके 90 तक, एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 5 तक, एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 5 तक, एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में लिखो, ये सारा होमवर्क कर लें आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 1 से लेके 6 तक। चलो यही कर लो, बाकी कॉपी पढ़ लेना अच्छे से, है ना। बर्नर्स थ्योरी कंप्लीट है आपका, बात समझ में आ रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो 2 टॉपिक हैं इसके मेनली, जो 2 क्या कहते हैं लेक्चर चलेंगे, एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बात समझ में आया ना, ये टोटल 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम।